बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैस के न्यूमेरिकल्स के हवाले से डिस्कशन करूँगा। तो स्ट्रेट अवे आप लोग किताबें निकाल लें और उसमें पेज नंबर 103 है और 103 पेज नंबर पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। अच्छा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह भी यूज़ हो रहे होंगे, तो मैं पहले उन फार्मूलाज का बैकग्राउंड आप लोगों को बता दूंगा और उसके बाद फिर हम क्या करें होंगे, उनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन कर रहा हूँ और चैप्टर का टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर 1, जो कि क्या है बेटा, गैस है। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। 1 atm बराबर होता है बेटा 760 टॉर के। 1 atm बराबर होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी के। 1 atm बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के। 1 atm बराबर होता है 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच के। 1 atm बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5, नॉट 31, एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.01 एक्सपोनेंट 5 पैस्कल्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रेशर की कन्वर्जन्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास, अच्छा, जो नॉर्मल कन्वर्जन्स है ना, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जो काफ़ी यूज़ हो रही होती हैं। एटीएम से अगर टॉर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 760, और टॉर से अगर एटीएम में आना है तो डिवाइड बाय 760 कर रहे होंगे। सेम गोज फॉर मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अगर एटीएम से मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 760 कर देंगे, और वापस आना है तो डिवाइड बाय 760 कर देंगे। कन्वर्जन्स आपके सामने लिखी हुई भी हैं। ठीक है, इसको ज़रा नोट कर लें और फिर मैं आगे मूव करने लगा हूँ। अब क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक हो गया। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ये सारी कन्वर्जन समझाना ज़रूरी था। तो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है गोरख हिल स्टेशन इज कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस एंड हैज़ 83 किलो पैस्कल्स बैरोमीटर प्रेशर। यानी कितना प्रेशर है गोरख हिल पर? 83 किलो पैस्कल्स। अच्छा, आपको पता होगा कि किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 83 एक्सपोनेंट 3 पैस्कल्स। कोई परेशानी की बात नहीं है। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया इन पीएसआई एंड एटीएम। यहाँ का प्रेशर एटीएम में और पीएसआई में कितना होगा, ये बताओ। देखो, अभी मैंने आपको बताया, अगर एक एटीएम है तो, अच्छा, एटीएम से पैस्कल्स में कन्वर्जन करने लगा हूँ। एक एटीएम जो है वो कितने पैस्कल्स के बराबर होता है? 1.01 एक्सपोनेंट 5 पैस्कल्स के। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। यानी इतने पैस्कल्स हों तो वो एक एटीएम है।
अच्छा, नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में भी जब छोटी क्लासों में होते थे कि भाई अगर 10 टॉफ़ियाँ 20 रुपए की हैं तो 15 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी, तो हम पहले एक टॉफ़ी की वैल्यू निकाल लेते थे और उसके बाद उसको जितनी क्वांटिटी होती थी उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे भी अभी यही काम करेंगे। क्या, इतने सारे पैस्कल्स का मतलब एक एटीएम है, तो एक पैस्कल का मतलब कितने एटीएम होगा। मैंने यहां पर लिखा 1 पैस्कल इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 1.01 एक्सपोनेंट 5 एटीएम, यानी एक पैस्कल इतने एटीएम के बराबर है। क्या हमारे पास एक पैस्कल है? नहीं, हमारे पास 83 एक्सपोनेंट 3 पैस्कल्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे 83 एक्सपोनेंट 3 पैस्कल्स गिवन है तो मैं इस एक वाली वैल्यू को यानी 1.01 एक्सपोनेंट 5 वाली वैल्यू को 83 एक्सपोनेंट 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल में क्या करूंगा, कैलकुलेटर के अंदर 83 एक्सपोनेंट 3 लिखा और इसको मैंने डिवाइड करवा दिया। 1 मिनट, 83 एक्सपोनेंट 3 को डिवाइड करना है 1.01 एक्सपोनेंट 5 से। तो बेसिकली 83 एक्सपोनेंट 3 पैस्कल्स बराबर हैं 0.82 एटीएम के। सवाल का एक हिस्सा तो हो गया सॉल्व, ये बता दिया। अब मुझे ये भी बताना है कि इतने पैस्कल्स में कितने एटीएम होंगे। अच्छा, एक चीज देखो, एक एटीएम कितने पीएसआई के बराबर होता है, अभी लिखा है एक एटीएम कितने पीएसआई के बराबर होता है, 14.7 पीएसआई के। हमारे पास कितने एटीएम है, 0.82। तो क्या करेंगे, 14.7 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो सिंपल क्या किया, 0.82 मल्टीप्लाई बाय 14.7 किया और यहां पर आ रहा है 12.054 PSI, यानी 0.82 एटीएम जो कि बराबर है इतने पैस्कल्स के, वो इतने PSI के बराबर भी है। तो इसको नोट कर ले, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये MCQs पर्सपेक्टिव से ज़रा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है सेक्शन बी में एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन खैर से ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उसमें ही आएगा MCQs में ही आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम। क्या, वॉल्यूम बताओ। ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम, मास कितना दे रहा है, 8 ग्राम। किस चीज का मास दे रहा है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, 1 कार्बन 1 है मल्टीप्लाई बाय 12, हाइड्रोजन 4 है मल्टीप्लाई बाय 1। पूरा सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, 16 ग्राम पर मोल। टेम्परेचर कितना दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दे रहा है क्या, 842 टॉर। देखो, मास और मोलर मास को मिला के क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स। मास और मोलर मास को मिला के क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करता हो। मेरे नज़दीक वो फॉर्मूला कहलाता है PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसको जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। खुद देखो ना, वॉल्यूम नहीं पता, प्रेशर पता है, नंबर ऑफ मोल्स
आ जाएंगे। और R की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है बताता हूं बेटा। R की जो वैल्यू है ना, R की वैल्यू है 0.0821 और यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। यानी प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए, ATM। वॉल्यूम किस में आएगा, डेसीमीटर क्यूब में। ये किसका यूनिट है, मोल का। के केल्विन, यानी टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना है, प्रेशर को ATM में लेके जाना है। ठीक है, जब भी जनरल गैस इक्वेशन यूज कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ देख लेना कि आपके प्रेशर और टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हैं। क्योंकि अगर वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है और आप आर की ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो उसको डेसीमीटर क्यूब में ले जाना। इसी तरीके से प्रेशर अगर टॉर में तो उसको ATM में ले जाना, टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में तो उसको केल्विन कर देते हैं। सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाते हैं, सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दो तो बस केल्विन में आ गए। ये कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 313 केल्विन। टॉर से ATM में कैसे जाते हैं अभी बताया था, 760 से क्या करवा देते हैं, 760 से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, सिंपल 842 डिवाइड बाय 760 करेंगे तो ये आ रहा है 1.11 ATM। ये आपका सारा क्या आ गया बेटा, डेटा वाला पार्ट आ गया। अच्छा, फॉर्मूला के अंदर हम एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ये भी लिख दो कि ये फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अब आओ कैलकुलेशन के अंदर, कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना, 8 ग्राम, ये रहा। मोलर मास कितना निकाला था, 16, ये रहा। पूरे को सॉल्व किया, 0.5 मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 0.5। अब देखो, प्रेशर की जगह पे क्या लिखोगे, 1.11, ठीक है। वॉल्यूम जो है हमें नहीं पता, एक काम करते हैं, इस तरह ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने लिखा यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, जो कि क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर कितना है, 1.11, वॉल्यूम नहीं पता, n की वैल्यू क्या है 0.5, R की वैल्यू क्या है 0.0821 और टेम्परेचर की जगह पे क्या लिखा, 313। ये प्रेशर यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 313 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1.11। अब इस पूरे फ्रैक्शन को एक साथ ना मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 313, ठीक हो गया। और डिवाइड किससे करवाना है, डिवाइड करवाना है 1.11 से। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 11.57 और बिल्कुल किताब में भी 11.58 आ रहा है वैसे, हाँ राउंड ऑफ करने पे यही बनेगा। तो 11.58 डेसीमीटर क्यूब। मुझे कैसे पता लगा डेसीमीटर क्यूब यूनिट आएगा, क्योंकि R की जो वैल्यू यूज की है उसमें वॉल्यूम का यूनिट क्या रखा हुआ है, डेसीमीटर क्यूब रखा। प्रेशर का यूनिट क्या रखा हुआ है, ATM। ये नंबर ऑफ मोल, ये टेम्परेचर। तो ये आपके पास एक सीधा सा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। इसको ज़रा आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें और फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ। चलें, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 3 में कह रहा है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे, मैं लिख लेता हूँ, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज 456 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी दे रहा है? 456 सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.85 एटीएम प्रेशर। प्रेशर कितना दे रहा है? 0.85 एटीएम। कैलकुलेट द प्रेशर, दोबारा प्रेशर पूछ रहा है। व्हेन दिस ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसफर्ड टू 10 डेसीमीटर क्यूब, एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया जिसकी वॉल्यूम क्या है? 10 डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर कहाँ तक ले गए उसका? 20 तक। अब एक बात जरा देखो, दो टेम्परेचर दिए हुए, दो वॉल्यूम दिए हुए, और एक प्रेशर दिया हुआ, एक मालूम करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा हमारा? वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा? वर्किंग फॉर्मूला होगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। याद रख लो, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। तो बस इसमें भी इसके साथ सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाते हैं? 273 ऐड करके। सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाते हैं? 273 ऐड करके। तो जब इसमें 273 ऐड किया, ये बना 308 और ये बना 293 केल्विन। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, ये T1 है, ये V1 है, ये P1 है, ये P2 है, ये T2 V2 है और ये T2 है। देखो, ये वाला फॉर्मूला जब भी यूज़ कर रहे हो, जो प्रेशर का यूनिट यहाँ है ना, वो ही यहाँ रखना है। मैं ये नहीं कह रहा ATM रखो, टॉर रखो, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मैं कह रहा हूँ सेम रखना, जो भी रखो। अगर यहाँ ATM रख रहे हो तो यहाँ भी ATM रखना, अगर यहाँ टॉर रख रहे हो तो यहाँ भी टॉर रखना, अगर यहाँ मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो यहाँ भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखा जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह टेम्परेचर ऑब्वियसली वो तो केल्विन में ही रहेगा। वॉल्यूम देखो, एक तरफ वॉल्यूम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, और एक तरफ वॉल्यूम क्या है? डेसीमीटर क्यूब। तो अब क्या करेंगे, ये दो वॉल्यूम के ये डिफरेंट यूनिट आ रहे हैं वॉल्यूम के, तो इनको सेम करेंगे। या तो इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में ले जाऊं, या इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में ले आऊं। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर तो बेटा, अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब की कन्वर्जन क्या है? सेंटीमीटर क्यूब से अगर डेसीमीटर क्यूब में जाना हो ना तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1000, और अगर यहाँ से वापस आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अभी मैं सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जा रहा हूँ, तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? 1000। ये बन गया 0.456 डेसीमीटर क्यूब, और कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में, बस ये यूनिट थोड़ा सा देखने थे। देखो, जो यूनिट वॉल्यूम का यहाँ पे वही यहाँ पे, जो टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे वही यहाँ पे, प्रेशर का यूनिट अगर यहाँ ATM है तो यहाँ भी क्या होगा? ATM ही होगा। अब हम आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं बेटा कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, इस फॉर्मूले को ना रीअरेंज करते हैं। हमें निकालना क्या है? पहले इस फॉर्मूले को ना एक बार फिर से लिख लेते हैं। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। T2, ये T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड। तो क्या बनेगा? P1 V1 अपॉन T1 तो एज इट इज़ रहा, T2 यहाँ डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड। अब पता है क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज़ को उठाओ, पुट करवाओ, आंसर आ जाएगा। तो P2 इज इक्वल्स टू P1 की जगह पे क्या लिखा? 0.85, V1 की जगह क्या लिखूंगा? 0.456, T1 की जगह क्या लिखूंगा? 308 मल्टीप्लाई बाय T2 की जगह क्या लिखेंगे? 293
और V2 की जगह क्या लिखेंगे 10। इस पूरे को मैं कैलकुलेटर में एक साथ सॉल्व करता हूँ। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.456, ओहो एरर आ गया। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.456 मल्टीप्लाई बाय 293, ठीक है, डिवाइडेड बाय 308 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है अराउंड 0.036, बिल्कुल सही, किताब में भी यही है। तो P2 इज इक्वल्स टू 0.036 और 9 कर देते हैं, और या फिर एक काम बल्कि ठीक है, और यूनिट क्या रहेगा ATM रहेगा। ये हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 3। अब एक काम ये करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से एक पार्ट मैं आप लोगों को करवाता हूँ, फिर 2 आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, सही। अच्छा, अब क्या सीन है यहाँ पे ज़रा देखना। देखो सवाल में बात हो रही है रेट ऑफ डिफ्यूजन की, और रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो है ग्राहम लॉ का, ठीक है। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला ये है R1/R2 इज इक्वल्स टू √M2/M1। देखो अगर R2 नीचे लिखे तो M2 ऊपर लिखे, R1 ऊपर लिखे तो M1 नीचे लिखे। ये R क्या है रेट, ठीक है, यहाँ पे R बराबर होता है वॉल्यूम। R का मतलब क्या है बेटा रेट, और ये बराबर किसके होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम के। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर R1 लिखा हुआ है तो मैं इसकी जगह V1/T1 लिख सकता हूँ, जबकि T क्या है टाइम है, V क्या है वॉल्यूम है। एक और फॉर्मूला है ग्राहम लॉ का जो कि क्या है R1/R2 इज इक्वल्स टू √D2/D1। ये M क्या था मोलिकुलर मास था, ये D क्या है डेंसिटी, और इसमें भी क्या कौन सा रिलेशन चल रहा है इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गैस है, 2 गैसेस हैं, एक गैस है मीथेन और एक गैस है हाइड्रोजन। मैं ये वाला फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ। अगर मैं ऊपर रखूँगा हाइड्रोजन को और नीचे रखूँगा मीथेन को तो ये बराबर होगा, अच्छा दोनों तरफ डिवाइड और मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास आएगा, क्योंकि यहाँ CH4 नीचे है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग एक तो ये चीज़ याद रखें, इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे। पहले ये न्यूमेरिकल सीरीज़ पूरी हो जाए, तो अगर आप लोगों का फीडबैक रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं सारी सॉल्व्ड एग्जाम्पल बुक की सारी करवा दूंगा, ठीक है। अब एक बात ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह क्या रहा है ज़रा देखिएगा। कह रहे कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें पहला पेयर कौन है, पहला पेयर है हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम। सर हमें कैसे पता लगेगा कब मॉलिक्यूलर मास यूज करना है और कब डेंसिटी, जब डेंसिटी दी जाए तब ये वाली चीज आएगी, अदरवाइज अगर वो गैस का जिक्र करेगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 और ड्यूट्रियम का क्या होता है 2, ठीक है। वो कह रहे हैं रेट्स कंपेयर करो, इसका मतलब ये है कि मुझे बताओ एक गैस के मुकाबले में दूसरी गैस कितना हल्के या कितना तेज ट्रेवल करेगी। अच्छा मेरे पास एक मॉलिक्यूलर मास आएगा हाइड्रोजन का जो कि होगा 2 कैसे लिखा,
2 हाइड्रोजन है और एक का मास क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। इसी तरह ड्यूट्रियम का मास क्या होगा 4, 4 कैसे, 2 ड्यूट्रियम है, एक का मास होता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है जो अभी बताया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये हमारे पास बेसिक सा एक डेटा आया। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड क्या था, इसमें रिक्वायर्ड था कि हमें रेट्स क्या करने थे, कंपेयर करने थे, रेट्स कंपैरिजन करना था। सही है, ये चीज़ बतानी है। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, अब जब कैलकुलेशन में आएंगे ना, अच्छा एक छोटी सी बात है, जो हल्की गैस होती है वो तेज़ ट्रैवल करती है और जो वज़नी गैस होती है वो थोड़ा सा स्लो ट्रैवल करती है। जो हल्की गैस होती है उसके रेट को ऊपर रख देना किताब वाले आंसर के लिए। ठीक है, जो हल्की गैस होती है उसके रेट को ऊपर रख देना, वरना वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुक वाला आंसर अगर लाना तो आप हल्की गैस के रेट को ऊपर रख दें। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम में हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन, तो रेट हाइड्रोजन का डिवाइड बाय रेट ड्यूट्रियम का इज इक्वल्स टू क्योंकि यार ड्यूट्रियम नीचे है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका मॉलिक्यूलर मास नीचे। अब सिंपल क्या करेंगे, अब अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ ड्यूट्रियम इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या क्या लिखूँ 4/2। 4 कैसे, ड्यूट्रियम का 4 और हाइड्रोजन का 2, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ ड्यूट्रियम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 जो है वो बराबर होता है 1.41 के, और यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ ड्यूट्रियम, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1.41 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्यूट्रियम। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन ड्यूट्रियम के मुकाबले में इतना गुना तेज ट्रेवल करेगा। ठीक है, और अगर आप किताब में देखें तो बिल्कुल पार्ट 1 का यही आंसर आ रहा है, अराउंड 1.41। ठीक है, तो आप इसको ज़रा देख लें। अच्छा, पार्ट 2 में आपने क्या करना है, सेम काम करना है, एक तरफ हीलियम है एक तरफ SO2 है। सही है, हीलियम हल्की गैस है उसका रेट ऊपर रखिएगा, SO2 का नीचे, एक तरफ SF6 है एक तरफ SO2 है, SO2 को ऊपर रख लीजिएगा, SF6 को नीचे रख लीजिएगा, और आपकी किताब वाले आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, अब इस तरीके से है कि मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, और पार्ट 2 के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।